afternoon, students. Today we start a new topic, electrochemistry, for class 12th. Chapter number 3rd, electrochemistry. Electrochemistry. रास्ता नोट 4 मार्क्स, बोर्ड मार्क्स 4. बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. नेक्स्ट देखो, what is electrochemistry? The branch of chemistry in which we study about change of electrical energy into chemical energy and chemical energy to electrical energy. Branch of chemistry in which we study about change of electrical energy in chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry. अब कन्वर्जन कौन कर रहा है? ऐसे जो आपके पास सब्सटेंस होंगे, substance which are involved in this conversion are known as conductor. वो क्या कहलाते हैं आपके पास? कंडक्टर कहलाते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कंडक्टर. और ऐसा जिस ब्रांच में होता है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट, कंडक्टर आर 2 टाइप्स. जो आपके पास कंडक्टर होंगे वो 2 टाइप के होंगे. कौन कौन से कंडक्टर? सबसे पहले होगा आपके पास मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होगा आपके पास, मेटेलिक को बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. दूसरा होगा आपके पास नॉन मेटेलिक कंडक्टर, या इसको बोल सकते हो आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ये होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ठीक है, तो देखो कहते किसे हैं? मेटेलिक कंडक्टर में करंट का फ्लो ऑफ करंट किससे होगा? बाय इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ करंट इसमें किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है. वेयरएज नॉन मेटेलिक और जो आपका आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे होगा? सॉरी, फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन में तो इससे होगा आयंस. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आयंस. नेक्स्ट, अगला देखो, सेकंड नंबर क्या डिफरेंस बन सकता है? जैसे ये आपका मेटेलिक वायर जा रहा है, मेटेलिक वायर में कभी आपने कोई केमिकल चेंज नहीं देखा, तो नो केमिकल चेंज. जितना मोटा है उतना ही रहेगा. न तो कोई सब्सटेंस का मोमेंटम होता है न कोई केमिकल चेंज होता है. तो आप कहोगे नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज अकर. और इसमें केमिकल चेंज विल अकर, केमिकल चेंज विल अकर. इसमें केमिकल चेंज पॉसिबल है. नेक्स्ट, इसमें क्या होता है आपके पास? कोई सब्सटेंस का डिपॉजिट नहीं होता. जैसा तार है वैसा का वैसा रहेगा. नो डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. कोई भी क्या नहीं होता? सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होता. बट आपने देखा बैटरी में क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट के आयन या तो कैथोड पर चिपकेंगे या एनोड पर चिपकेंगे, तो मोमेंटम तो होता है. मींस सब्सटेंस डिपोजिशन विल पॉसिबल, इसमें होता है. नेक्स्ट, 4, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, जबकि इसमें होता है हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल. ये कुछ बातें हैं हमारे पास जिनको आपको ध्यान रखना है. मींस इसमें कम टेम्परेचर रहेगा तो आपकी क्या होगी? कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. इसमें हाई टेम्परेचर होगा. ऐसा क्यों? जैसे अपने पास कोई मेटेलिक वायर है, इस मेटेलिक वायर में कौन है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपके पास? वाइब्रेशंस करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल. बट नॉन मेटेलिक या इलेक्ट्रोलाइटिक में टेम्परेचर बढ़ा है तो नंबर ऑफ आयंस जो है आपके पास उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा. आयनों का डिसोसिएशन ज्यादा होगा जिससे कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा.
तो कंडक्टर कितने टाइप के? दो टाइप के, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन से, आयन से। कोई केमिकल चेंज नहीं होता, उसमें होता है। कोई सब्सटेंस कलेक्ट नहीं होता, उसमें होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वायर में इलेक्ट्रॉन्स के बीच वाइब्रेशन बढ़ेंगे, वाइब्रेशन से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस से कंडक्टिविटी घट जाएगी। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम होगा। सो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, आयंस डिसोसिएशन बढ़ा, आयनों के डिसोसिएशन से कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मेटेलिक वायर की जो कंडक्टेंस है तो वो किस पर डिपेंड करती है? तो कंडक्टेंस डिपेंड ऑन जो मेटेलिक वायर की कंडक्टेंस हो किस पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहले उसकी नेचर पर करेगी डिपेंड। तो नेचर और स्ट्रक्चर, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो कैसी है उस बात पर ये डिपेंड करेगा। दूसरा, जो मेटल की डेंसिटी, आपकी डेंसिटी कैसी रही होगी, उस डेंसिटी पर भी ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। थर्ड बात आती है आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, बोलो, वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोल दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पर एटम, ऐसे बोल दो पर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर भी तो करता है। और चौथा किस पे करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें जो सब्सटेंस फ्लो कराते हैं वो हो गए, दो टाइप के कंडक्टर हो गए। उसके बाद ये जो मेटेलिक कंडक्टर है किस पर डिपेंड करता है? ये उस जो वायर लिया आपने, जैसे आप करंट में भी देखते हो, तांबे का तार ले लिया, लोहे का तार ले लिया, डिफरेंट क्या होगा आपके पास? रेजिस्टेंस होगा जिससे कंडक्टेंस चेंज होगा। तो ऐसे ही नेचर और उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, उसकी डेंसिटी कैसी है उस बात पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पर एटम में प्रेजेंस है उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगली बात सुनो, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है ये कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या दो आप? तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो आयंस में फ्लो करते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। कहते किसे हैं? तो आप कहोगे किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में क्या होगा आपके पास? आयंस में डिसोशिएट होंगे और करंट का फ्लो करते हैं। आयंस में डिसोशिएट होकर क्या करते हैं? करंट का फ्लो करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। What are electrolyte? Substance which flow current by dissociation are known as electrolyte. किसी एक्वस सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में अपने आयनों में डिसोशिएट होंगे और करंट को फ्लो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके पास? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर टू टाइप, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Electrolyte which dissociate more than 90% or totally dissociate. Electrolyte which are dissociate less than 10% are weak electrolyte. 90% से ज्यादा हो तो strong electrolyte, 10% से कम हो तो weak electrolyte. Example: strong acid, strong base और उनके बने हुए salt, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट अगला, इसके एग्जाम्पल वीक एसिड, वीक बेस और उनके बने हुए साल्ट, ये होंगे इसके एग्जांपल। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद आयनों में डिसोशिएट होते हैं और करंट को फ्लो करते हैं, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो ऐसा फ्लो नहीं कर पाते वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 90% से ज्यादा टूट जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट। वीक जो 10% से कम टूटे, वीक एसिड, वीक बेस और उनके बने हुए साल्ट। अब इसको अपन आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ मैं आपको आइडेंटिफाई बता रहा हूँ कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। दुनिया में आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है पहले तो ये होता है आपके पास H2SO4, HNO3
HCl, HBr, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये लिनाकी रब से, इसके पीछे OH, इसके पीछे OH, 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 ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। H2SO4, HNO3, HCl, HBr, लीना की रब से बलियार के पीछे हाइड्रोक्साइड लगा दो, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे अब आपसे कोई पूछे बताओ KCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो एसिड, दोनों नहीं दे रहा, ये तो प्लस और माइनस में टूट रहा है, दैट मींस साल्ट है। तो जब साल्ट की नेचर आइडेंटिफाई करनी तो उसको पानी में डाल दो, तो पानी हो गया H+ OH- बनाओ, तो ये बन गया HCl, ये बन गया KOH, HCl ये पड़ा, KOH ये पड़ा, तो ये KCl कैसा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। ध्यान रखिए, किसी साल्ट को पानी में डालो और उसको डिसोशिएट कर दो, डिसोशिएट करने के बाद अगर इस हिट लिस्ट में से कुछ है तो वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसे देखो, अगला एक एग्जांपल हो CH3COONE, मैंने आपसे पूछा है कैसा है, आपने कहा तोड़ दो इसको, ये माइनस ये प्लस, यहां बन गया आपका H+ OH-, तो ये बन गया एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें तो नहीं है। ये बन गया NaOH, जी हाँ इसमें पड़ा है, तो ये भी कैसा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसके बाद चलते हैं, जैसे एक और एग्जांपल CH3COONH4, ये टूट गया माइनस में और प्लस में। ठीक है, ये बन गया आपका H+ OH-, ये एसिटिक एसिड CH3COOH नहीं है, ये NH4OH हिट लिस्ट में नहीं है, तो ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से आ गया होगा, इस बात को आप थोड़ा समझ लें, और जो ये सब कुछ पढ़ा है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टर्स पढ़े। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स थे उससे बनता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बनते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो आपको भी क्या, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिपेंड ऑन। तो फर्स्ट डिपेंड किस पे करता है, तो जैसे पहले अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखते हैं, तो देखो ये सेलों में होगा, जैसे आपका एक सेल है, मान को सपोज करो, इसमें AB इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ आपका सॉल्यूशन है, ये आयनों में डिसोशिएट होता है A+ B-। ठीक है, यहां से आपने बैटरी जोड़ दी। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है, अब यहाँ A होगा आपके पास एनोड प्लस का और कैथोड होता है माइनस का। कभी भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस चलेगा तो एनोड प्लस का होगा, जबकि कोई भी सेल बनाएंगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में तो एनोड प्लस का ही होगा, बाकी जो सेल होंगे उसमें क्या होगा, ये माइनस का होगा। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल आएंगे, वहां आप स्टडी करोगे इस बात को। तो नेक्स्ट यहां बात करेंगे इसका कंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिपेंड ऑन फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट होगा आपके पास बी, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। नेक्स्ट सी टॉपिक होगा आपके पास कंसंट्रेशन। नेक्स्ट होगा आपके पास डाइल्यूशन या विस्कोसिटी के तौर पे वेस्कोसिटी, और फिफ्थ टॉपिक होगा आपके पास टेम्परेचर। इन 5 बातों पर ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस डिपेंड करती है। कैसे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, देखो ये आपके आयन है तो ये सोल्यूट है, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको आप कहोगे सोल्यूट अट्रैक्शन। ये आपका सॉल्वेंट है तो इसको आप कहोगे सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डाला तो इधर से तो बन गया सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब ये बन गया आपका सॉल्वेंट अट्रैक्शन।
इफ सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, मतलब सॉल्यूशन ही बन गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से ज्यादा है तो आयंस डिसोशिएट एंड दे मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड एंड शोज करंट, दिस इज इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी भाषा में इसको ये बोल सकते हो हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने वाली एनर्जी क्या, हाइड्रेशन, या उसको बोल सकते हो आप सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, बिकॉज लैटिस का मतलब होता है आयन के फॉर्मेशन की एनर्जी, आयंस के बनने की लगने वाली एनर्जी से ज्यादा उसको डिसॉल्व करने वाली एनर्जी हो तो वो डिसॉल्व होगा, आयंस मिलेंगे, आयंस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और कंडक्टेंस को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, इससे मतलब क्या है, देखो आपने कहा, मैंने कहा ये कब डिसोशिएट हुआ, आपने कहा सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन सॉल्वेशन ऑफ आयंस इतना भी नहीं हो कि सॉल्वेंट की लेयर्स इलेक्ट्रोड पर क्या करें, यहाँ पर जम जाए, और इलेक्ट्रोड पर जम जाए तो जो आपका आयंस का फ्री मोमेंटम है वो कम हो जाएगा, और आयनों का, आयंस का जो आपके पास क्या है, आयंस का फ्री मोमेंट या मोमेंटम अगर कम हो गया तो क्या होगा, आपके पास कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा, कारण क्या, कंसंट्रेट मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेट मॉलिक्यूल्स है तो आयन दौड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए तो डाइल्यूट चाहिए ना भाई, ऐसे वेस्कोसिटी ज्यादा है तो गाढ़ा बन जाता है, ठीक है, तो आपके पास बैरियर ज्यादा होंगे और बैरियर ज्यादा है तो इसका मतलब कंडक्टेंस कम है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है क्योंकि आयनों का फ्री फ्लो नहीं होता। ऐसे ही वेस्कोसिटी है, वेस्कोसिटी भी क्या करती है, बैरियर का काम करती है, और बैरियर रहेगा तो क्या होगा, आयंस तोड़ेंगे नहीं, आयन रनअप कम करेंगे, और रनअप कम करेंगे तो उससे क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। अगला टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस ज्यादा टूटेंगे, आयंस टूटेंगे तो फ्री भी ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रोड पर रीच करने की कंडीशन भी क्या होगी, अच्छी होगी, और उससे क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन, या हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, देन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इजीली, देन शॉर्ट करंट, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो बट मोर नहीं हो, मोर एंड मोर नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की लेयर बन जाएगी, लेयरों से आयनों का फ्री मोमेंटम कम हो जाएगा और रीच कम हो जाएगी, यही कंसंट्रेशन और वेस्कोसिटी के बढ़ने से होगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आयनाइजेशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इसमें, इसको आप स्क्रीनशॉट के जरिए देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स हमारे पास है नहीं, अपने नोट्स बनाते हुए चलो, जैसे जैसे बुक को पास में रखो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं, चलो अगली बात, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ, ठीक है, तो अगला टॉपिक आ रहा है आपके पास, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्लस एक आ गया आपके पास फैराडेज लॉ, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट मींस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, जैसे ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बिना एक्वस सॉल्यूशन के हो ही नहीं सकता, ठीक है, या बिना सॉल्वेंट के हो ही नहीं सकता, यहां पर आपने इसका वायर जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, ये प्लस और माइनस हो गया, बैटरी का प्लस जुड़ा हुआ है एनोड से, ये जुड़ा हुआ है कैथोड से, और ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, या ए बी की जगह आप कह दो HCl, और ये जो दो रोडें थी आपके पास, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स। अब होगा क्या, आप करंट को फ्लो करोगे, करंट के फ्लो करने से HCl टूटेगा, तो देखो माइनस का प्लस पर, तो एनोड पर कलेक्ट होंगे Cl माइनस, और इस पे कलेक्ट होंगे कैथोड पर H प्लस,
This process is known as electrolysis. Influence of current. Influence of current. Electrolytic ion moves toward different electrode. Means anion goes on anode, cation goes on cathode. This process is known as electrolysis. Electrolysis जिस पात्र में हो रहा है, जिस पॉट में हो रहा है, इस पॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या आप कह सकते हो उसको वोल्टामीटर. क्या कह सकते हैं? वोल्टामीटर. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अकर which cell or which pot is known as voltmeter or electrolytic cell. समझ आ गया आपको? नेक्स्ट अगली बात क्या है? इस इलेक्ट्रोलाइसिस सेल से, एक मिनट, इसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो क्या आपके पास? डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 मींस नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस हो रही है उनमें डेल्टा जी 0 से बड़ा है. आप खुद देख लो, जब तक आप करंट का फ्लो नहीं कराओगे तब तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होगा. तो इसमें डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 है मींस नॉन स्पॉन्टेनियस. दूसरी बात, इस प्रोसेस को आपने स्पॉन्टेनियस कराया करंट देके, तो कराने से इसमें दो रिएक्शंस हुई. एक हुई आपके पास एनोड पर और एक हुई आपके पास कैथोड पर. तो एनोड पर क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन. कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन. एंड जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है. इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास है तो Cl दे देगा. तो यहाँ ले लो 2Cl-. लेगा कौन? जिसके पास कमी है, तो आपने दे दिया 2H+. ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो क्या बच जाएगा? Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? H2 गैस. तो हुआ क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से एनोड पर कलेक्ट हुई क्लोरीन गैस, कैथोड पर कलेक्ट हुई हाइड्रोजन गैस. हो गई? नेक्स्ट अगली बात, अब इस जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था इसमें करंट का फ्लो कब तक होगा? करंट फ्लो until to बोलो फर्स्ट. When circuit is closed, जब ये पूरा बंद है, बंद का मतलब है जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है. तो पहली बात तो क्या होना चाहिए? सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड. सर्किट आपका बंद होना चाहिए. अगर सर्किट को खोल दिया आपने, तोड़ दिया आपने, तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा. और सेकंड, HCl की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी? नॉट मस्ट बी 0 नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी नॉट मस्ट बी 0 रही तो चलता रहेगा, और HCl कंसंट्रेशन 0 हुई देन प्रोसेस बिकम्स स्टॉप. ठीक है? तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ करंट. इलेक्ट्रोलाइटिक आयन move towards different electrode as anion moves at anode and cation moves at cathode. This process is known as electrolysis. Electrolysis occurs in a pot or a vessels which is known as electrolytic cell or voltmeter cell. In occurs reaction in voltmeter are non-spontaneous due to delta G is greater than 0. क्यों होता है? क्योंकि आप करंट खुद पास कर रहे हो, इसलिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन क्या आपके पास 0 है. केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकर एट एनोड एंड कैथोड आर दिस, एंड प्रोडक्ट प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट Cl2 gas at anode and H2 gas at cathode. Continuous current flow till then when HCl concentration not must be 0 and circuit must be closed. जब तक सर्किट क्लोज है और जब तक HCl का कंसंट्रेशन 0 नहीं हो जाता, मस्ट है 0 नहीं हो जाता, तब तक आपका क्या खेल चलता रहेगा, करंट चलता रहेगा. नहीं तो करंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. अब चलते हैं इसी में फेराडेज लॉ. ये हो गया अगला फेराडेज लॉ. देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे. फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे. व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे? देखो बेटा, यहां से क्या हुआ? तुमने कहा ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या हुआ? करंट पास हुआ. ये यहां कलेक्ट हुआ, ये यहां कलेक्ट हुआ. अरे कितना हुआ भाई? यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ? तो डिपॉजिट हुआ मास किस पर? चार्ज पर डिपेंड करता है. ठीक है? तो m प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? q. डिपॉजिट मास एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज. मींस m इक्वल्स टू आता आपके पास wq, वेयर इज w इज electrochemical constant. What means W? Electrochemical constant.
एंड Q इक्वल्स टू IT। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स करंट के फ्लो को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब चार्ज कहते हैं या चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, M बराबर WIT विट बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, विट, वेयर ये है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। और W को आप, W अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, इसको इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करो, तो W जब E में कन्वर्ट होगा तो M बराबर इट, और E में चेंज होगा तो कूलम्ब या फैराडे का डिवाइडेशन होगा 96500 1 कूलम्ब। ठीक है, आप कह सकते हो इसको 1 फैराडे, सॉरी 1 फैराडे में 96500 कूलम्ब होते हैं। कैसे होते हैं ये आगे देखेंगे, बट दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ। तो क्या, व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ, डिपॉजिट मटेरियल, डिपॉजिट मास एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो M इक्वल्स टू WQ, M बराबर वेट या वेट, M बराबर वेट करो, पर वेट करने से कुछ नहीं हुआ, खूब खाओ, इट करो, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, पहले वेट करो, पर वेट करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए एट करो, इट, कितनी बार इट करो, 96500 बार। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अगला सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, तो देखो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। अब आपका फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, जब तुमने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे ले लिए, सीरीज में ले लिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, और ये एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड बना दिए, और इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे, यहां से आपने जोड़ दी इसमें बैटरी। ठीक है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। सपोज करो एक तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, ये है H2SO4, एक सपोज करो आपके पास यहाँ है, ये कॉपर सल्फेट है, एक सपोज करो आपके पास यहाँ है, ये ZnSO4 है। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को आपने डिफरेंट डिफरेंट सेलों में क्या कर दिया, फील कर दिया, फील करके करंट पास किया। बताओ क्या अब चार्ज पर डिपेंड करेगा, अरे भाई ये सीरीज है, ये क्या आपका सीरीज है, और सीरीज में ऑलवेज क्या कांस्टेंट रहता है, करंट तो कांस्टेंट रहता है, तो जो आई यहाँ, वो आई वहां, वो आई वहां, ऑलवेज आई क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अब डिपॉजिट मटेरियल चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, तो किस पे करेगा, देखो, तो मैं सपोज करता हूं यहां मास कलेक्ट हुआ M1, यहां हुआ M2, यहां हुआ M3, इसका इक्विवेलेंट मास अलग अलग होता है सबका, इसका सपोज करो E1, इसका हो गया E2, तो इसका हो गया E3। तो आपने क्या किया, कंपेयरिंग ऑफ टू सेल, दो सेलों की कंपेयर किया, इसका बराबर उसका, तो आपने कहा M1 अपॉन E1 इक्वल्स टू M2 अपॉन E2, यहां से दे दिया M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। M1 और M2 मास है, E1 और E2 इक्विवेलेंट मास है, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, प्रोपोर्शनल। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, बना दो। When different electrolyte connected in series, when different electrolytic cell connected in series, then deposit material at electrode, deposit material या mass at electrode is direct proportional to their equivalent mass. This is second law of Faraday. तो first law of Faraday m बराबर, first law of Faraday m बराबर वेट करो, पर वेट करने से दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इसलिए इट करो, कितनी बार, 96500, इट करो, पहले मी और फिर वी, इसी का दूसरा स्टेटमेंट होगा W प्रोपोर्शनल टू E, जो अपन नेक्स्ट आगे लेते हैं। पहले यहां तक की बात का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं।